नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर उत्तर के मैदान। हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक स्वरूप में, और आज का हमारा जो बिंदु रहेगा वो है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भारत के भौतिक स्वरूप में उत्तरी मैदान में क्या क्या है। अब देखो, उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है, यानी उत्तर का जो मैदान है वो तीन नदियों से निर्मित है। तीन नदी प्रणालियों से निर्मित। अब तीन नदी प्रणालियों से जो निर्मित है कौन कौन सी नदियां हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तरी जो मैदान है भारत का उत्तरी मैदान वो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से वह सहायक नदियों से निर्मित, यानी किस किस का योगदान है यहाँ पे? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक जो नदियां हैं इस उत्तर के जो मैदान, उत्तर के मैदान को निर्मित करने के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि जलोढ़ मृदा से बना है, मतलब यह मैदान किससे बना है? जलोढ़ मृदा से। उपजाऊ मिट्टी होती है, यह है जलोढ़ मृदा से निर्मित है। कौन सी मृदा से निर्मित है? ये जलोढ़ मृदा से निर्मित है। यानी जलोढ़ मृदा जो कि कौन सी मृदा होती है? बहुत ही उपजाऊ बनी हुई ये मृदा होती है, जिससे इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है उत्तर के मैदान का। ठीक है। मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, यानी कितना? 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है, यानी 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 तो इसकी क्या हो गई लंबाई, और 240 से 320 किलोमीटर इसकी क्या हो गई चौड़ाई। ये इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तरी मैदान की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये स्थितियां यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है। अब है कि सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र, और सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है, यानी सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे निवास करते हैं। प्रत्येक जहां लोगों को सहूलियत उपलब्ध होगी उसी जगह जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। और अनुकूल जलवायु, यानी समृद्ध मृदा आवरण, अच्छी यहाँ पे मृदा है, और पर्याप्त पानी की उपलब्धता, हवा, पानी, मृदा, अनुकूल वातावरण। क्या है यहाँ पे? अनुकूल वातावरण है, और अनुकूल वातावरण के कारण यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा क्या करती है? और अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र, ये है उत्पादक क्षेत्र भी है। यह क्षेत्र कैसा है? उत्पादक क्षेत्र पे यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है? उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। और दूसरी चीज, उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हो गया। और उत्तरी पर्वतों से आने वाली जो नदियां निक्षेपण का जो कार्य करने में लगी है, उत्तरी पर्वतों से आने वाली जो नदियां हैं वो क्या कर रही है? उत्तरी पर्वतों से जो नदियां आ रही है वो निक्षेपण का कार्य कर रही है, और निक्षेपण का जो कार्य करने में जो लगी है वो नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण
नदी की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी ऊपर से जो नदियां आ रही है वो धीरे धीरे यहाँ मैदानी भूभाग में आएगी, यहाँ इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, मतलब यहाँ इनका वेग कम होने लग जाता है, यहाँ इनका प्रभाव इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्षेत्र बहुत ही यानी जनसंख्या के अनुकूल है, और गति कम होने के कारण नदी द्वीपों का निर्माण होता है, और यहाँ नदी द्वीपों का निर्माण भी है। यहाँ नदी यहाँ कौन से द्वीपों का निर्माण है, नदी द्वीपों का निर्माण भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण, मतलब नदियां जो इनके निचले भाग के अंदर क्या एकत्रित हो जाती है, गाद का मतलब मिट्टी एकत्रित हो जाने के कारण वह बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। मतलब जब मिट्टी एक साथ एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो उनकी अलग अलग धाराएं क्या होने लग जाती, प्रवाहित होने लग जाएगी, कई प्रकार की धाराएं वहां से निकलने लग जाती हैं नदियों की, और धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। और ये जो धाराएं आती है गाद के कारण नदियों का कि गाद के कारण नदियों का वितरण हो जाता है, जो वितरिका कहलाती है, जो क्या कहलाती है, वितरिका के नाम से जानी जाती है। अनेक धाराओं के अंदर वो विभाजित हो, और यहाँ का जो क्षेत्र दोआब के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ बहुत सी नदियां गुजरती है। दोआब का जो अर्थ बताया गया, दोआब जो क्षेत्र होता है ये कि नदियों के बीच का भाग, दोआब का मतलब क्या होता है, नदियों के बीच का जो भाग उसे दोआब के नाम से जाना जाता है, और इसी क्षेत्र में वो दोआब पाया जाता है, जिसमें उत्तरी मैदान के अंदर, और उत्तरी मैदान 3 उप वर्गों में विभाजित है। उत्तरी मैदान क्या है, उत्तरी मैदान 3 उपवर्गों, उत्तरी मैदान 3 उपवर्गों में क्या है, विभाजित किया गया। 3 उपवर्गों में उत्तरी मैदान को क्या है, बांटा गया है, जिसमें पहला पश्चिमी भाग जो कि पंजाब का मैदान, पहला क्या है, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग जो कि किस नाम से जाना जाएगा, ये पंजाब का मैदान। कौन सा हो गया, पश्चिमी भाग जो कि पंजाब का मैदान है, यानी पंजाब के मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। और दूसरा है गंगा का मैदान, ठीक है, दूसरा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है। इस तरीके से गंगा का जो मैदान है बहुत ही उपजाऊपन लिए, और पंजाब का जो क्षेत्र ये भी बहुत ही उपजाऊपन लिए हुए हैं। और इसकी जो नदियां हैं, पंजाब के मैदान की जो नदियां हैं, यहाँ जो नदियां सतलज, रावी, व्यास, चेनाब इत्यादि जो नदियां इस क्षेत्र के अंदर जो प्रवाहित होती है, इन नदियों का जल, सिंधु, इन नदियों का जल किस ओर जा रहा है, पाकिस्तान की ओर जाता है। इन नदियों का जल किस ओर जाता है, पाकिस्तान की ओर प्रवाहिमान रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज, गंगा का जो मैदान है वो किससे बना, गंगा, घग्गर और तीस्ता नदियों से निर्मित है, यानी गंगा का जो मैदान किससे निर्मित है, घग्गर व तीस्ता नदियों से इसका निर्माण हुआ है। नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये हरियाणा, दिल्ली का जो क्षेत्र है वो गंगा के मैदान के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और तीसरी जो जगह है उत्तरी मैदान, यानी तीसरी जो जगह बताइए ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा कौन सा है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। तो इस तरीके से
उत्तरी जो मैदान है 3 उपवर्गों में विभाजित है। पहला पश्चिम का भाग जो कि पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो किस रूप में दिखाया गया है इसके अंदर कि ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसके पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है। यानी ब्रह्मपुत्र का जो भाग है वो सबसे ज्यादा किस ओर स्थित है, पश्चिम की ओर विस्तृत होने की वजह से इसको पश्चिमी यानी सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव क्षेत्र वो असम की ओर स्थित है। ठीक है, अब है कि आकृति व भिन्नता के आधार पर, यानी आकृति व भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आकृति व भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों के अंदर ये विभाजित है। अब इसके 4 भाग कौन कौन से, उनके नाम लिखते हैं अभी। कौन कौन से इसके 4 भाग उत्तरी मैदान के? आकृति व भिन्नता के आधार पर इसके 4 भाग बताए गए हैं, जिसमें पहला भाबर। पहला कौन सा है? पहला भाग भाबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा बताया गया है तराई के नाम से, और तीसरा बताया गया है भांगर के नाम से, और चौथा बताया गया है खादर के नाम से। इसके 4 भाग कौन से हैं? इस तरह से ये 4 भाग बताए गए हैं। ठीक है, उत्तर का जो मैदान है उसको यानी आकृति व भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है, बाबर, तराई, भांगर और खादर के नाम से। इसको कंकड़ भी कहते हैं। इसको किस नाम से? कंकड़ के नाम से। इस तरीके से इसके 4 भागों के अंदर ये विभाजित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है। यानी उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका विशाल मैदान इससे निर्मित है पुराने जलोढ़ से। इसका विशाल मैदान पुराने जलोढ़ से क्या किया गया है? इसको निर्मित किया गया है, इसको निर्माण किया गया पुराने जलोढ़ का ये बना हुआ है, और इसको भांगर के नाम से भी जाना जाता है। और अब देखो चूनेदार व निक्षेप, यानी मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहते हैं? कंकड़ कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? जहाँ चूनेदार मृदा के अंदर जहाँ चूनेदार निक्षेप जो पाए जाते हैं उसको स्थानीय भाषा के अंदर कंकड़ कहा जाता है। और एक ऐसा क्षेत्र जो कि जहाँ उपजाऊपन लिए हुए, जहाँ का जो क्षेत्र है उपजाऊपन लिए है, यानी युवा निक्षेपों से, यानी जो नदियों के माध्यम से, यानी मैदान के जो नए तथा निक्षेपों से जिसका निर्माण हुआ उसको खादर के नाम से जाना जाता है। उपजाऊ तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। और ये क्षेत्र कैसे होते हैं? उपजाऊ व गहन खेती के लिए खादर का क्षेत्र माना गया है। अब प्रायद्वीपीय पठार हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम आज अध्ययन नहीं करके नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।